Welcome to the next unit of accounts, that is unit 3, and the second chapter we are starting today, that is account current. बेटा आप सब लोगों को याद है what was the average due date, the the first chapter which we did in this unit कि जहां पर हमने बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल्स के हमने सारे ड्यू डेट फाइंड आउट करके एक मीन डेट फाइंड किया था कि जहां पर हम सेटलमेंट करते थे बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर. नाउ अकाउंट करंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट कि जहां पर हम एक लेजर बनाएंगे, एक डेटर का लेजर बनाएंगे, मतलब इट विल बी एन अकाउंट वेरिन हम लोगों ने जितने भी म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस किए हैं. म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या कि भाई अ डेटर एंड अ क्रेडिटर दे आर हैविंग सम म्यूचुअल ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज एंड सेल. तो हम एक अकाउंट करंट बनाएंगे कि जहां पर सारी वो म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस की हम डिटेल्स लिखेंगे एंड देन विल फाइंड आउट कि हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू बी रिसीव्ड और ड्यू टू बी पेड. Okay, the PPT what I have made for account current will explain you everything in detail, point wise, step by step. सारा डिटेल हम समझेंगे. तो let's begin. Now introduction में क्या बोल रहे हैं? Account current is a statement of mutual transaction. As I said, Ram and Shyam, there are two parties. Ram and Shyam, there are two parties. Now Ram is selling goods to Shyam and even Ram is purchasing goods from Shyam. तो दे आर सेट टू बी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन के एक ही पर्सन को हम सामान सेल भी कर रहे हैं और उनसे हम सामान रिसीव भी कर रहे हैं. तो वो हमारा म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होता है. अब उसके रिलेटेड हम अकाउंट करंट बनाएंगे. सो इट विल बी बिटवीन टू पार्टीज फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब हम अकाउंट करंट को रेंडर करेंगे से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद. जब ये ट्रांजैक्शन हो गए उसके हम एक फिक्स्ड पीरियड डिसाइड करेंगे कि इतने पीरियड का हमें अकाउंट करंट बना के दो. तो दैट जितना भी ट्रांजैक्शन हुए हैं हम वो सारा पीरियड ऑफ टाइम में हम वो बनाएंगे एंड दैट विल इंक्लूड द इंटरेस्ट पेएबल और रिसीवेबल. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट पेएबल एंड रिसीवेबल के जो भी हमने म्यूचुअल ट्रांजैक्शन किए उनकी कुछ ड्यू डेट्स होती हैं. तो वो ड्यू डेट पर अगर पैसा नहीं आया और हम जब अकाउंट करंट बना रहे हैं तो उतने नंबर ऑफ डेज का हमें इंटरेस्ट पे करना है. से फॉर एग्जांपल कि हमने 1 फरवरी का हमारा ड्यू डेट था और हम 31 मार्च को अकाउंट करंट बना के दे रहे हैं. हमारा ड्यू डेट था 1 फरवरी का कि उस 1 फरवरी को मुझे मेरे सामान का पैसा मिल जाना चाहिए था, बट वो पैसा मिला नहीं. ड्यू डेट वॉज 1 फरवरी और मैं अकाउंट करंट बना रहा हूँ 31 मार्च. तो आई वुड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 मार्च. मैं पहले नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 मार्च. जितने भी दिन होते हैं उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड वो इंटरेस्ट का रेट हमको दिया रहेगा एंड इट विल बी फिक्स्ड बिटवीन द पार्टीज. ओके, तो यहां पर हम जो अमाउंट हमें रिसीव करना है या अमाउंट हमको जो पे करना है उसकी डिटेल हम ये अकाउंट करंट में देंगे. साथ साथ कितना इंटरेस्ट हमको रिसीव करना है या तो कितना इंटरेस्ट का हमको पेमेंट देना है. बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि जब हम ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमको जो पेमेंट करना है तो वो भी हमने पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं किया और जब हम अकाउंट करंट को रेंडर कर रहे हैं तो हमको उतना इंटरेस्ट पे भी करना पड़े. तो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन में इट कैन बी बोथ द वेज, इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड और इंटरेस्ट कैन बी पेड. तो इनफैक्ट है क्या ये? तो अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो ये डेटर का लेजर है. डेटर का लेजर मींस कि हमें हमारे उस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं जिसके साथ हमने ये म्यूचुअल ट्रांजैक्शन किया है. और ये बनाता कौन है? क्रेडिटर बनाएगा. ये डेटर का लेजर बनाएगा कौन? इट विल बी मेड बाय अ क्रेडिटर. नाउ व्हाट आर द सिचुएशंस कि प्रैक्टिकल लाइफ में सर ये अकाउंट करंट की जरूरत कहाँ रहती है? तो पहला, when there are frequent transaction taking place between the two parties, that is the debtor and creditor. तो debtor creditor के बीच में जब ये frequent transaction हो रहे हैं तब उस टाइम पे हम ये अकाउंट करंट बनाएंगे. then when goods are sent by a consigner to the consignee. अब कंसाइनर कौन होता है और कंसाइनी कौन होता है आप जरा समझो. मैं बड़ौदा में बिजनेस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का. नाउ आई डोंट वांट कि भाई मेरा बिजनेस सिर्फ बड़ौदा तक ही रिस्ट्रिक्ट रहे. मेरे को अहमदाबाद भी मेरा
बिजनेस करना है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मेरे को सेल करने हैं, सूरत में भी सेल करने हैं, राजकोट में भी सेल करने हैं, ऑल ओवर गुजरात में मुझे सेल करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, हर एक शहर में मैं अपने एजेंट्स अपॉइंट कर दूंगा कि जो मेरे बिहाफ पर अहमदाबाद में सेल करेंगे, मेरे बिहाफ में राजकोट में सेल करेंगे, मेरे बिहाफ में सूरत में वो सेल करेंगे। दे आर माई एजेंट्स हु आर वर्किंग ऑन माई बिहाफ। आई एम द ओनर एंड दे आर माई एजेंट। तो जो ओनर होता है उसे हम कंजाइनर कहेंगे, और जो भी हमारे एजेंट्स हमने अपॉइंट किए हैं वो है कंजाइनी। तो अगर हमने एजेंट अपॉइंट किया है तो हमको देखना पड़ेगा ना कि इनको सामान हमने भेज दिया है, तो कितना पैसा हमें हमारे एजेंट से लेना है, कंजाइनी से लेना है। तो उसके लिए विल ड्रॉ अप अकाउंट करंट। द नेक्स्ट, व्हेन टू और मोर पर्सन आर इन जॉइंट वेंचर। बेटा ये जॉइंट वेंचर क्या होता है कि टू और मोर पर्सन आर कमिंग इनटू अ टेम्पररी पार्टनरशिप। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेंचर के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हमने टेम्पररी पार्टनरशिप करी, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, पार्टनर्स विल गेट सेपरेटेड। जैसे मेरा बिजनेस है ये सीमेंट का, स्टील का, देन मिस्टर बी का बिजनेस है लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो लेबरर का उनका बिजनेस है, एंड सी है उसका सीमेंट एंड ब्रिक्स का बिजनेस है। तो ए बी और सी, मैं बी और सी इकट्ठा हो रहे हैं एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वी आर कमिंग टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज। तो इस टाइप के वेंचर को कि जहां पर हमने साथ हम आए हैं फॉर अ टेम्पररी पार्टनरशिप। बेटा लेट मी हैव सम वाटर। कि ए बी और सी आए हैं साथ में फॉर दिस टेम्पररी पार्टनरशिप, एंड देन जैसा ही ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तीनों पार्टनर अलग हो जाएंगे। मतलब मैं भी अलग हो जाऊंगा, बी जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अलग हो जाएगा, सी जो सीमेंट और ब्रिक्स का बिजनेस करता है वो भी अलग हो जाएगा। तो जॉइंट वेंचर के लिए अगर हम आए तो अकाउंट करंट बनाना पड़ेगा। देन व्हेन हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू इट्स ब्रांच। अब इसका अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो बाटा, तुमने बेटा नाम सुना है बाटा कंपनी। उनके बेटा शूज एंड उसके बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में स्टोर्स हैं, लेकिन हेड ऑफिस उनकी बेटा कैलकाटा में है। दे हैव देयर हेड ऑफिस लोकेटेड इन कैलकाटा, बट ऑल ओवर इंडिया में उनकी कितनी सारी ब्रांचेस है, हर ब्रांच में वो लोग शूज, मेल फीमेल कितने सारा सामान भेजते रहते हैं। तो हर एक ब्रांच का कितना पैसा निकलता है वो अगर उनको जानना है तो दे विल मेक एन अकाउंट करंट। then when the frequent transactions are taking place between the banker and its customer, मतलब हमने हमारे बैंक के साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए हैं लोन लेने के, इंटरेस्ट हमको उस पर भरना पड़ेगा, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट हमने लेके रखा है, टेम्पररी लोन लेके रखा है, तो बैंक वाले हमें अकाउंट करंट बना के देंगे कि भाई साहब आपका इतना पैसा ड्यू हो रहा है बैंक को देने के लिए, आप फटाफट ये पैसे दे दो। तो ये अकाउंट करंट हमारा बनता है ऑलवेज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम ये अकाउंट करंट बनाएंगे, स्पेसिफिक डेट के लिए बनाएंगे, और उसमें हम जितना भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं दैट रेट विल आल्सो बी डिसाइडेड। नेक्स्ट, अकाउंट करंट में कितनी पार्टीज होते हैं बेटा? अभी ऊपर इतने सारे तुम्हें एग्जांपल्स दिए हैं, देखो कंजाइनर, कंजाइनी, हेड ऑफिस, ब्रांच, टू और मोर पर्सन इन जॉइंट वेंचर। तो अकाउंट करंट बनाने में दो पार्टीज होती हैं। कौन सी दो पार्टी? देखो, द वन हु रेंडर्स द अकाउंट एंड अदर टू whom द अकाउंट इज रेंडर्ड। मतलब जो अकाउंट बनाएगा और हमें जिनको अकाउंट बना के देना है, देयर आर टू पार्टीज। जैसे अगर कंजाइनर है तो वो अकाउंट बनाएगा, कंजाइनी है तो उसे अकाउंट मिलेगा। तो कंजाइनी, दैट एजेंट इज माय डेटर, कि मुझे जिससे पैसे लेने हैं, तो उसका अकाउंट कंजाइनर बनाएगा, कंजाइनर वो अकाउंट बनाएगा और कंजाइनी को देगा कि भाई साहब आपसे इतने पैसे हमको लेने हैं। तो अकाउंट करंट में दो पार्टीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक है कि जो अकाउंट बनाएगा, दूसरा जिसको हम अकाउंट बना के देंगे। तो जो अकाउंट बना रहा है तो हम सब में हेडिंग कैसे लिखेंगे? लास्ट लाइन जरा पढ़ो बेटा, लास्ट लाइन जरा पढ़ो। वाई इन द अकाउंट करंट विथ एक्स, मतलब मिस्टर एक्स ये अकाउंट बनाएगा और वाई को वो देगा। तो हम हेडिंग कैसे मारेंगे जब हम सम्स करेंगे?
y in the account current with x. नेक्स्ट, अकाउंट करंट बनाने के मेथड्स कितने हैं सर? तो बेसिक हमने देख लिया कि अकाउंट करंट है क्या। अब ये जो अकाउंट करंट हमें बनाना है, ये जो लेजर हमें बनाना है, उसके बनाने के बेटा मेथड्स कितने हैं? तो मेथड्स में पहला मेथड है फॉरवर्ड मेथड, एंड उसमें भी सब हेडिंग है इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड. The method of account current has got first forward method, and in that we have individual transaction method. मतलब हम हर एक ट्रांजैक्शन को हम इस अकाउंट करंट में लिखेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन की हम ड्यू डेट लिखेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे कि कौन से पीरियड का हम ये अकाउंट करंट बना रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हम इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करेंगे. तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन को हम इस अकाउंट करंट में लिखेंगे. तो व्हाट्स द फॉर्मेट, व्हाट्स द स्पेसिमेन कि अकाउंट करंट बनेगा कैसे? तो इन द बुक्स ऑफ ए, बी इन द अकाउंट करंट विथ ए. मतलब ए जो है वो ये अकाउंट करंट बना रहा है, एंड वो बी का अकाउंट करंट बना रहा है, बी के ट्रांजैक्शन सारे वो रिकॉर्ड कर रहा है. तो हम इस तरह से लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए विल मेक दिस अकाउंट एंड इट विल बी गिवन टू बी इज माई डेटा. नाउ इट्स अकाउंट, इट विल हैव अ डेबिट इफेक्ट, it will have a credit side, debit side, credit side, and this is how we'll be making the ledger. Debit side क्या है? देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट के ये ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट क्या थी, देन डेज. नाउ फ्रॉम द ड्यू डेट, ऊपर हेडिंग में जरा देखो, डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट, कि हम किस दिन ये अकाउंट बना रहे हैं. तो ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ रेंडरिंग तक के हम नंबर ऑफ डेज गिनेंगे. जैसे हमारे किसी ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट था 1 फरवरी, और हम ये अकाउंट करंट बना रहे हैं 31 मार्च को. द ड्यू डेट वॉज 1 फरवरी एंड नाउ वी आर मेकिंग द अकाउंट ऑन 31 मार्च. तो ड्यू डेट वॉज 1 फरवरी, द डेट ऑफ अकाउंटिंग, द डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट इज 31 मार्च. तो 1 फेब से 31 मार्च तक के हम नंबर ऑफ डेज गिनेंगे. नंबर ऑफ डेज एक बार आ गया तो जितना भी अमाउंट है, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उस पर से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. So that is applicable on the debit side also, and that is applicable on the credit side also. As I said, it's a mutual transaction account. तो डेटर को हमने सामान सेल भी किया है और इसी पर्सन से सामान परचेज भी किया होगा. तो अगर परचेज किया है तो विल बी राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड. अगेन विल बी टेकिंग द ड्यू डेट, वॉट एवर इज द डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट, उसके टाइम गैप में हम कितने दिन हो रहे हैं वो गिनेंगे. देन जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो हम फिर उसके बेसिस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. बेटा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम्हें ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तब आएगा जब हम प्रैक्टिकल सम्स पर उतरेंगे, व्हेन विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल सम्स. नोट्स द नोट. जब हम ये अकाउंट करंट बना रहे हैं तब ये क्या नोट को हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है. पहला, अगर नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन फॉर द पीरियड, देन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ विल बी द ड्यू डेट. मतलब अगर तुम एवरेज ड्यू डेट का अगर तुम देखो चैप्टर, तो वहां पर बिल रिसीवेबल बोलते थे, उसका क्रेडिट पीरियड देते थे, उसमें हम 3 दिन का ग्रेस ऐड करके ड्यू डेट हम फाइंड आउट करते थे. अगर ऐसा कुछ है तो वी हैव टू डू द सिमिलर वे. लेकिन अगर कुछ भी क्रेडिट पीरियड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो जिस दिन तुमने ट्रांजैक्शन किया उसी दिन को हमें ड्यू डेट ले लेने का. अगर कुछ वो बिल रिसीवेबल, क्रेडिट पीरियड ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं, जब हम सम्स पर जाएंगे तो जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया उसी दिन को हमको अपना ड्यू डेट कंसिडर कर लेने का. तो ड्यू डेट कैसे मिलेगी? पता चल रहा है कुछ बोला नहीं है, जिस दिन ट्रांजैक्शन किया उसी दिन को हमारा ड्यू डेट ले लो. फिर ड्यू डेट से जब आप डेट ऑफ अकाउंट, जब आप ये अकाउंट करंट बना रहे हैं, उसके बीच का आप बेटा टाइम गैप देखो. सेकेंड पॉइंट, the second note, the number of days will be calculated from the due date till the date of entering the account. अभी एग्जांपल दिया, 1 फरवरी को हमने ट्रांजैक्शन किया, 31 मार्च को हम अकाउंट करंट बना रहे हैं. तो इस बीच जितना भी टाइम गैप है, जितने भी नंबर ऑफ डेज है, वो हम नंबर ऑफ डेज में लिखेंगे. फिर अमाउंट हमको दिया रहेगा, इंटरेस्ट का रेट दिया होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेंगे. नाउ एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग, मतलब सारे ट्रांजैक्शन जब हमने लिख दिए, तो सबसे पहले बैलेंस किसका करने का? इंटरेस्ट का, कि कितना इंटरेस्ट डेबिट साइड में है, कितना इंटरेस्ट लेना है, क्रेडिट साइड कितना इंटरेस्ट देना है, उसका हम बैलेंसिंग करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि नेट अमाउंट कितनी इंटरेस्ट की लेनी है कि देनी है. और जितनी भी अमाउंट लेनी है या देनी है, उसको हमें ऑपोजिट साइड अमाउंट के कॉलम में लिख लेने का. अगर डेबिट का इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्रेडिट का इंटरेस्ट कम है, तो बैलेंस करके
हमें ऑपोजिट साइड अमाउंट के कॉलम में वो बैलेंस लिख देने का। ठीक है, जैसे ही हम अमाउंट के कॉलम में इंटरेस्ट लिख देंगे, हमें टोटल ड्यू उसका मिल जाएगा कि कितना पैसा लेना है या तो कितना पैसा हमको देना है। तो इंटरेस्ट का बैलेंस सबसे पहले करो, इंटरेस्ट के बैलेंस के बाद ऑपोजिट साइड उसकी इफेक्ट अमाउंट के कॉलम में दे दो, एंड अमाउंट के कॉलम में लिखने के बाद हमको फाइनल पैसा कितना लेना या देना है वो हमें पता चल जाएगा। And this is how we'll make an account current. So at the end of the specific period मुझे पता चल जाएगा कि इस डेटर को कितना पैसा देना है या तो हमें कितना पैसा इनसे लेना है। एंड दिस द फर्स्ट मेथड इज इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड, मतलब हम हर एक ट्रांजैक्शन को लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन विल क्लोज दिस। एंड वेन एवर यू आर क्लोजिंग, फर्स्ट क्लोज इंटरेस्ट and then transfer the amount in amount column and then get the final answer. ठीक है, so we are ready to start with the sum. individual transaction method की हम sum start कर सकते हैं, and जब भी हम practical sum start कर रहे हैं, keep in mind कि जो भी ट्रांजैक्शन हमको दिया होगा, हमें ये हमारा डेटर है वो सोच के हमें ये अकाउंट करंट में इसकी पोस्टिंग करनी है। मतलब जब हम प्रैक्टिकल सम्स पे जाएंगे तब मैं क्या करूंगा, हर एक ट्रांजैक्शन की पहले हम जर्नल एंट्री दिमाग में सोचेंगे, मैं बोलूंगा, एंड देन इसके लेजर में उसकी पोस्टिंग डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी वो हम डिसाइड करेंगे। तो जब हम सम्स करेंगे तब बड़ा मजा आने वाला है। सम्स बहुत ईजी है, चैप्टर भी बहुत ईजी है, यू विल एबल टू डू ऑल द सम्स। ठीक है, चलो बाय बाय।